एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा अपनी भाषा को कभी मत भूलना। वो सिर्फ जुबान नहीं होती बल्कि पहचान भी होती है। लेकिन सोचिए, जब एक देश के अंदर ही भाषा पर जंग छिड़ जाए तो पहचान किसकी बचेगी। आज भारत में भाषा सिर्फ माध्यम नहीं, मतभेद का मैदान बन चुकी है। The language war exploded on the floor of India's parliament on Monday. The language war is The language debate is a long-standing and sensitive issue. The language war brewing between the Tamil Nadu and the centre over alleged imposition of Hindi. महाराष्ट्र में मराठी के लिए आंदोलन, जहां हिंदी बोलने वालों से कहा जा रहा है मराठी बोलो। नहीं दिखाने का, इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर आपको एटीट्यूड नहीं दिखाने का, समझा ना? बोला नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना, हाँ ना समझ नहीं दादा, सोशल मीडिया पे डालो, ये कोई गलत तरीका। कर्नाटका में कन्नड़ा अस्मिता को लेके कभी भी जोश भड़क उठता है। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। ये सिर्फ भाषा का विवाद नहीं है, ये एक समाज की संस्कृति, एक राज्य की अस्मिता और एक व्यक्ति की पहचान का संघर्ष है। एक ऐसा देश जहां हर 100 किलोमीटर पर लोगों का चेहरा, बोलचाल, खाना और सोचने का तरीका बदल जाता है, और भाषा वो सबसे पहला और सबसे गहरा फर्क है। कहीं पर लोग तमिल में सोचते हैं, कहीं मराठी में सपने देखते हैं, कहीं पर मैथिली, खासी, बोडो और तुलु में बातें होती हैं और कहीं पर हिंदी में। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में 19,500 से ज्यादा भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से 121 भाषाएं ऐसी हैं जिसे 10,000 से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं, और इनमें से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, जिन्हें भारत की टोटल पॉपुलेशन के 96% लोग बोलते हैं। यानी कि इंडिया की 96% आबादी अपने दिन की शुरुआत उन 22 भाषाओं से करती है। फिर भी एक सवाल वही घूमता है, क्या इंडिया को एक ही भाषा चाहिए? क्या एक देश के लिए एक भाषा जरूरी है? क्या हिंदी सब पर थोपी जा रही है? क्या इंग्लिश सिर्फ अब एलीट क्लास तक सीमित है? और क्या रीजनल भाषाएं सिर्फ एक कोने में दबकर रह जाएंगी? ये सवाल नए नहीं है, ये इतिहास से चले आ रहे हैं। हर दफा एक ही डर, कहीं एक भाषा सब पर जबरदस्ती तो नहीं थोपी जा रही है। ये वीडियो इस डर, इस डिबेट और इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेगी, और कोशिश ये होगी कि आपकी भाषाओं को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो बल्कि समझ पैदा हो। तो आइए आज इस बेहद संवेदनशील और पॉलिटिकल चार्ज मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हम भाषा को लेकर जो विवाद देख रहे हैं उसका प्रमुख कारण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो भी स्पेसिफिक इसकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी। एक बार समझते हैं आखिर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। 1964-66 के दौर में एक कमीशन बना जिसका नाम था कोठारी कमीशन, और 1968 में इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एडॉप्ट किया, जो कहता था हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज, प्रेफरेबली साउथ की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एक रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य था जिसने इस पॉलिसी को नहीं माना, और अभी तक नहीं मानता, क्योंकि तमिलनाडु को लगा हमारे ऊपर हिंदी इम्पोजिशंस की प्रोसेस हो रही है। इसको डिटेल में आगे देखता है। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी कहा गया है 3 भाषाएं जरूर होंगी, लेकिन कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। स्टेट्स, रीजन्स और स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज का चुनाव खुद कर सकते हैं। कम से कम 2 भाषाएं इंडियन होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि उसमें एक हिंदी हो। कोई भी एक भाषा अपनी मातृभाषा के अलावा चुन सकता है, जिसमें हिंदी को मैंडेटरी नहीं किया गया। तो ये पहले से फ्लेक्सिबल है। इस पर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने क्लियरली बोल दिया है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसको हिंदी इम्पोजिशन थ्रू बैकडोर कहा है, और ये भी कहा है कि ये तमिल लैंग्वेज को साइड में करने की साजिश है। और साथ में DMK का कहना है हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, जो सीखना चाहे वो सीखे, बट तमिल पर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तमिलनाडु ने सेंटर पे फाइनेंशियल ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया है कि सेंटर ने लगभग 2100 करोड़ रुपए का समग्र शिक्षा फंड रोक रखा है। मतलब NEP लागू करोगे तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। इस पर स्टालिन कह रहे हैं कि अगर आप 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे तो हम NEP लागू नहीं करेंगे। और वहीं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि NEP फ्लेक्सिबल है काफी,
किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, तमिलनाडु इसको लेके सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation. और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लैंग्वेज और आइडेंटिटी को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है और कई जगह वायलेंस भी हुआ मराठी ना बोलने को लेकर। कई लोगों को वहां पे पीटा जा रहा है कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और MNS के राज ठाकरे, जो पहले पॉलिटिकल राइवल्स थे, अब एक साथ रैली कर रहे हैं हिंदी इम्पोजिशंस के खिलाफ। और सेम सिचुएशन हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है। वहां पे कन्नड़ा बोलने पर जोर दिया जा रहा है। कई कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आप कर्नाटका में आए हो तो आपको कन्नड़ा आनी चाहिए। और वहां भी कहीं ना कहीं हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है। अंदर ही अंदर उन्होंने कन्नड़ा फर्स्ट रूल बना दिए, जैसे कि 60% साइन बोर्ड कन्नड़ा में होना कंपलसरी होने चाहिए। वहाँ कई बार एक्टिविस्ट बोर्ड तोड़ते हुए मिल जाता है। हर जगह एक ही स्टोरी, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र, सब जगह लैंग्वेज डिबेट्स, जॉब, पावर, कल्चरल सर्वाइवल का मुद्दा बन चुकी है। सेंटर वर्सेस स्टेट चल रहा है। स्टेट्स को लग रहा है कि सेंटर उनके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है और एक जैसा डर, वन नेशन वन लैंग्वेज एंड वन कल्चर का आइडिया जो रूलिंग पार्टी पुश कर रही है, तो स्टेट्स को लग रहा है कि कहीं उनकी लोकल आइडेंटिटी गायब ना हो जाए। देखिए, लैंग्वेज वॉर्स हमेशा ही इमोशनल और हेडलाइन ग्रैबिंग होता है, तब गवर्नेंस फेलियर और करप्शन से ध्यान हट जाता है। तो जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं रहता, उनसे ध्यान हट जाता है। इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि आखिर भाषा विवाद स्टार्ट कहाँ से होता है, ये शुरू कहाँ से होता है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत एक ऐसा देश जो हमेशा से ही भाषाओं का समुंदर रहा है। यहाँ हर भाषा की अपनी डिक्शनरी, अपनी लिपि, अपनी ग्रामर और एक रिच लिटरेचर होता था। और ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, इसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया और 1917 में ही कह दिया कि जब भारत आजाद होगा वो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने का सपोर्ट करेगी। महात्मा गांधी ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया और जवाहरलाल नेहरू, वो भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को समझते थे। 1937 में उन्होंने लिखा था कि आम लोग तभी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं जब उन्हें अपनी मातृभाषा में एजुकेशन मिले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, नेहरू जी का नजरिया भी चेंज हो गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश ऑलरेडी रिलीजियस लाइन पे पार्टीशन देख चुका था। About this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. The fortunate few people become refugees overnight. हालात काफी सेंसिटिव थे। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला कि अभी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाने का सही वक्त नहीं है। उन्हें डर था कि जैसे धर्म के नाम पर देश अलग हो गया है, अगर भाषा के नाम पर भी स्टेट्स अलग हो गए तो ज्यादा डिवाइड आ जाएगा, तो ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाना हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए। और गांधी जी भी मान गए। उन्होंने कहा जब तक कम्युनल फीलिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करने लगते, तब तक भाषा के बेस पर स्टेट्स बनाना रोका ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। पार्टीशन के बाद तो वैसे ही लोगों में धर्म के आधार पर डिस्टेंस क्रिएट हो चुके थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि अब भाषा के नाम पर भी कोई एक नई दीवार खड़ी हो जाए। इस सोच में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी का भी उनको सपोर्ट था। पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुश किया कि कांग्रेस अपना 1917 वाला जो स्टैंड है उसको चेंज करे। पुराना स्टैंड क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, बट अब ये स्टैंड चेंज हो गया था। उनके कहने पे एक धर कमेटी बनी जिसमें जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में कहा भाषा के बेस पर स्टेट्स बनाना अभी सही नहीं है। लेकिन पब्लिक नहीं मान रही थी। महाराष्ट्र के लीडर चाहते थे कि मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग महाराष्ट्र बने, गुजराती लीडर चाहते थे गुजरात, और तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम बोलने वाले भी वही चाहते। तब एक कमेटी और बनी, JBP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इस कमेटी ने भी बोला लैंग्वेज सिर्फ एक बाइंडिंग फोर्स नहीं है, वो कभी कभी लोगों को अलग भी कर सकती है। तो इस कमेटी ने भी इसको डिनाई कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनना चाहिए। इसने इसको खारिज कर दिया। उस दौर के एक स्कॉलर थे रॉबर्ट किंग, उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को एक कोल्ड वाटर थेरेपी बोला, मतलब टेम्पररीली
आग बुझा दी गई है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। 1948 और 49 में लैंग्वेज के बेस पर ऑटोनॉमी के लिए मूवमेंट्स उठने लगे। मद्रास, मैसूर, बॉम्बे और हैदराबाद। कन्नड़ा में कन्नड़ा स्पीकिंग लोगों ने यूनाइटेड कर्नाटका मूवमेंट स्टार्ट किया। वहीं महाराष्ट्र में यूनाइटेड महाराष्ट्र मूवमेंट चालू हो गया। मलयाली लोग भी अपने लिए अलग स्टेट्स चाहते थे और गुजरात में महागुजरात मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पंजाब में सिखों की डिमांड में लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन का भी एंगल था। लेकिन सबसे अग्रेसिव मूवमेंट आंध्र प्रदेश के तेलुगु बोलने वाले लोगों का था। तेलुगु उस समय हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी और उसका अपना एक रिच लिटरेचर था। लोग कांग्रेस को याद दिलाने लगे कि आपने जो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स क्रिएट करने का वादा किया था उसको आप निभाओ। उन्होंने रिलीज निकाली, हंगर स्ट्राइक की, एप्लीकेशंस दी बहुत सारी और प्रोटेस्ट शुरू किए। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब मद्रास के एक्स सीएम टी प्रकाशम ने 1950 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इस मुद्दे पर। आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन के टाइम नेहरू को हर जगह गुस्से से भरी भीड़ का हर जगह सामना करना पड़ा। लोग झंडों के साथ प्रोटेस्ट करते और हमें आंध्र चाहिए जैसे स्लोगन्स लगाते। मद्रास विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 145 में से केवल 43 सीट्स मिली। बाकी सीट्स उन लोगों को मिली जो आंध्र मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये रिजल्ट्स मूवमेंट के लिए एक बूस्टर बन गए। आंध्र के प्रोटेस्टर्स को सबसे ज्यादा गुस्सा नेहरू और राजगोपालाचारी पे था, क्योंकि दोनों ने ओपनली बोल दिया था कि अभी सही टाइम नहीं है आंध्र बनाने का। तब मूवमेंट और इंटेंस हो गया जब 19 अक्टूबर 1952 को श्री पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन स्टार्ट किया। 58 दिन बाद 16 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। आंध्रा में हंगामा मच गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक हुए, रेलवे लाइंस रोकी गई और पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ होने लगी। आंध्रा एकदम एनार्की में चला गया। ये सब देखकर फाइनली पीएम नेहरू को हथियार डालने पड़े। श्री रामुलु की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद नेहरू ने स्टेटमेंट दिया, सरकार आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए तैयार है। और जैसे नेहरू जी को डर था, सेम वही हुआ। आंध्रा के फॉर्मेशन के बाद और भी स्टेट्स ने लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्मेशन की डिमांड उठानी शुरू कर दी। आखिर में गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा और पूरे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट किए गए। और इसके साथ ही 1960 में बॉम्बे स्टेट को 2 भाषाई राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया और ऐसे करते करते ये सिलसिला चलता रहा और आज हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाषा के मुद्दे खत्म हो गए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कई स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र आरोप लगाते हैं कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज की जा रही है। और ये कहानी बिल्कुल नई भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप आज की कंडीशन को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आखिर ये विवाद है क्या। बात है उस समय की जब भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। तब इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी और उस टाइम देश की आजादी के लिए कई मूवमेंट्स भी चल रहे थे। तो पूरे देश को एकजुट रखना जरूरी था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और सभी को एक कौन कर सकता था? वो थी भाषा। तब नेताओं ने सोचा कि हिंदी को अगर एक कॉमन भाषा बना दिया जाए तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। 1918 में गांधी जी ने साउथ इंडिया में हिंदी सिखाने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्टार्ट की। फिर 1925 में कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल काम इंग्लिश की जगह हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्स था, में करना शुरू कर दिया। गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही हिंदी को सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि जो स्टेट्स हिंदी नहीं जानते या हिंदी नहीं बोलते वो भी हिंदी को सीखें और वहाँ हिंदी पढ़ाई जाए। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में कांग्रेस जीती और सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी नाम से भी जानते हैं, सीएम बने। वो साउथ इंडिया में हिंदी को फैलाने के सपोर्टर थे।
11 अगस्त 1937 को उन्होंने अनाउंस किया कि स्कूल्स में हिंदी सिखाई जाएगी। 21 अप्रैल 1938 को ऑर्डर निकला और 125 स्कूलों में हिंदी कंपलसरी हो गई और हिंदी के अपोनेंट्स को लगा कि ये तमिल कल्चर और तमिल लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय करने की साजिश है और हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। फिर क्या था, फिर पेरियार जस्टिस पार्टी और तमिल स्कॉलर्स ने स्टेट वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। रैलीज, हड़ताल सब हुआ, बट राजाजी अड़े रहे, वो नहीं माने। फिर वर्ल्ड वार 2 आया, गवर्नर रूल लगा और 1940 में कंपलसरी हिंदी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और हिंदी को ऑप्शनल कर दिया गया। मतलब उनकी मर्जी है, अगर वो हिंदी को सीखना चाहे तो सीख सकते हैं और ना सीखना चाहे तो ना सीखें। और 1945 से 50 के बीच में फिर से एक बार हिंदी कंपलसरी करने की बात आई, तो फिर 1946 से 1950 तक हिंदी को कंपलसरी बनाने के चलते तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो भारत के आजाद होने पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार की गई, यहाँ पर भी लैंग्वेज को लेकर काफी तेज डिबेट हुई। 3 बड़े मुद्दे थे। पहला, नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखा जाएगा। तीसरा, कि किस भाषा में असेंबली की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। एक तरफ थे हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस के मेंबर जो चाहते थे हिंदी को सोल नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए। महोदय, मेरा मत है कि हिंदी और केवल हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि। इसके अपोजिट साउथ इंडिया के मेंबर्स ने हिंदी को अपोज किया और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखने पर जोर दिया। I would convey a warning on behalf of the people of South India, because there are already elements there who want separation, and it is up to us to firmly try and keep those elements down. And my friends in UP, do not help in any way by repeatedly flogging their idea of Hindi imperialism. Sir, it's up to my friends in UP to have an undivided, unbroken whole India, or it's up to them to have only a Hindi India. ऐसे करके भाषा को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई। 3 साल की बहस के बाद आखिरकार 1949 के एंड तक एक कंप्रोमाइज निकाला गया, जिसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला बोला गया। ये फॉर्मूला KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया, जिसने सभी ग्रुप्स को बैलेंस किया। Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. So, I move that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. यहाँ एक बात और याद रखने वाली है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल लैंग्वेज नाम का कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। तो जब संविधान लागू हुआ और जो संविधान की 8वीं अनुसूची है या 8th शेड्यूल है, उसमें शुरुआत में 14 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज थी। समय समय पे इसमें लैंग्वेजेस ऐड होती गई, तो इसमें अब 22 भाषाएं हैं जो सभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सारी लैंग्वेजेस की इक्वल वैल्यू है, कोई लैंग्वेज किसी से बड़ी नहीं है, कोई लैंग्वेज किसी से छोटी नहीं है। और अगर कोई स्टेट चाहे तो इन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को रख सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 17 में लैंग्वेज रूल्स लिखे गए, जिसका आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। पहले 15 सालों तक यानी 1950 से 1965 तक इंग्लिश भी सारे ऑफिशियल्स कामों में यूज होती रहेगी। संविधान का एक आर्टिकल है 351 जो कहता है कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, सारे कंपोजिट कल्चर और लैंग्वेजेस का सम्मान करते हुए। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, सरकार ने हिंदी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नेहरू गवर्नमेंट ने हिंदी को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कई स्टेप्स लिए। 1955 में खैर कमीशन बनाया और 1957 में पंत कमीशन ने रिकमेंड किया कि हिंदी प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज हो और इंग्लिश सेकेंडरी। साउथ इंडिया और बंगाल के लीडर ने इसको अपोज किया
दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सी राजगोपालाचारी राजा जी ने 1958 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुला के कहा, हिंदी इज एज मच फॉरेन टू अस एज इंग्लिश। मतलब हिंदी हमारे लिए उतनी ही फॉरेन है जितनी इंग्लिश। याद रखिए, ये वही राजा जी हैं जो 1937 में हिंदी को फैलाना चाह रहे थे। कहाँ पे? साउथ इंडिया में, और उसका प्रचार करना चाह रहे थे। और हिंदी वो चाहते थे कि लोग हिंदी सीखें। समय के साथ साथ इनके भी विचार बदल गए और अब वो भी बोलने लग गए कि हिंदी को अब हम पे इम्पोज किया जा रहा है। राजा जी का पहला हिंदी के प्रति सपोर्ट और बाद में ये कहना कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज की जा रही है, एक पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म था। उन्होंने समय के साथ साथ बदलते पब्लिक सेंटिमेंट्स और तमिल आइडेंटिटी को समझकर अपना स्टांस चेंज कर लिया। नेहरू ने 1959 में एश्योरेंस दिया कि इंग्लिश इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करेगी और कोई इम्पोजिशन नहीं होगा। इससे साउथ इंडिया को थोड़ा रिलीफ मिला, बट एंटी हिंदी कॉन्फ्रेंस और रैलीज फिर भी होती रही। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ जिसमें इंग्लिश को कंटिन्यू करने का प्रोविजन था। डीएमके ने अपोज किया कि ये जो लॉ है इसमें मे कंटिन्यू लिखा है, शैल कंटिन्यू नहीं लिखा, इससे फ्यूचर में इंग्लिश हटा सकता है। अन्नादुरई ने डिमांड की कि इंडेफिनिट कंटिन्यूएशन हो, लेकिन बिल पास हो गया और डीएमके ने फिर प्रोटेस्ट किया। और 1964 में डीएमके के एक लीडर चिन्ना स्वामी ने आत्मदाह कर लिया और उन्हें इसके लिए लैंग्वेज मार्टर भी कहा जाता है। फिर शास्त्री जी पीएम बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग हिंदी सपोर्टर थे। इस बात को लेके साउथ इंडिया में और डर फैल गया। जैसे ही 15 साल की डेडलाइन पास में आई, मतलब 1965 आया, तो आंदोलन और तेज हो गया। रैलीज निकाली गई, हड़ताल हुई, 70 से ज्यादा लोग मारे गए। अनऑफिशियल डेटा तो ये कहता है कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए वहाँ। और 1967 में कांग्रेस तमिलनाडु में हार गई और डीएमके पावर में आई। इसके बाद 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में अमेंड हुआ जिसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअलिज्म इंडेफिनिट टाइम तक गारंटी किया गया। 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। इसको भारत सरकार ने इसलिए बनाया ताकि वो एजुकेशन सिस्टम का पूरा रिव्यू कर सके, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, जिससे पता लगे कि देश के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इसमें भी वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला मुद्दा ही डिबेटेबल था। तो तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी हटा के केवल तमिल और इंग्लिश को रखा। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कैसे डीएमके ने लैंग्वेज के मुद्दे को लेकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया और इस मुद्दे को तमिल प्राइड से जोड़ दिया। और आप देखते हो कि अभी तक वहाँ पे रीजनल पार्टीज ही सत्ता में रहती हैं और अभी भी डीएमके ही वहाँ पे सत्ता में। फिर 1986 में राजीव गांधी के नवोदय स्कूल के खिलाफ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए क्योंकि उनमें हिंदी कंपलसरी होने का डर था, जो उनको लगता था। डीएमके ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 को जलाया जिसमें लैंग्वेज प्रोविजंस हैं। 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, 21 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसको देखते हुए राजीव गांधी ने इंश्योर किया कि तमिलनाडु में कोई भी नवोदय स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज भी तमिलनाडु में कोई भी नवोदय स्कूल नहीं है। फिर 2014 में मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पे हिंदी प्रेफरेंस का ऑर्डर दिया तो तमिलनाडु की पार्टीज ने अपोज किया। फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये केवल हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए है और हम आज भी इस विवाद को देखते हैं। तो यहाँ आके हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है बल्कि आइडेंटिटी, प्राइड और कल्चरल सर्वाइवल का भी सिंबल है। ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स क्लियरली बताती है कि भाषा एक इमोशनल और एक पॉलिटिकल फोर्स है जो लोगों को मोबिलाइज करती है। लेकिन क्या ये फोर्स आज भी सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित है या फिर एक नए रूप में क्लास, कल्चर, सिटीजनशिप का नया मुद्दा बन चुकी है? तो आइए आज के भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी को समझते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो इस डिबेट को समझने के लिए? तो आइए मेरे साथ।